जय हिंद दोस्तों। आज 9 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। आप सभी ने वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की पंजाब की यात्रा हुई थी और पंजाब की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक हुई थी। उस चूक को लेकर के गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाया। उस समिति का नाम क्या? कौन सी समिति बनाया गया? ऑप्शन ए है अजय भूषण पांडे समिति, ऑप्शन बी है सुधीर कुमार सक्सेना समिति, ऑप्शन सी है जनरल SR सिन्हा समिति या ऑप्शन डी है RV रविंद्रन समिति। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, तो सभी को पॉज करके इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। आज का दिन काफ़ी हिस्टोरिकल दिन है, 9 जनवरी। और ये हिस्टोरिकल क्यों है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत रिटर्न हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक गांधी जी रहे और उसके बाद भारत रिटर्न हुए थे इसी दिन 9 जनवरी 1915 को। और यही कारण है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत किया गया था 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। प्रवासियों की हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका, हमारे देश के विकास में उनकी भूमिका को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इस परंपरा की शुरुआत 2003 से किया गया। फर्स्ट पेज पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ के बैकग्राउंड को आप लोग देखिएगा। इसका बैकग्राउंड बस ये है कि आपको चुनाव आयोग के बारे में कॉन्क्रीट रूप से जानकारी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग लक्ष्मीकांत के बुक में जा कर के चुनाव आयोग के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। तो चुनाव के बारे में बेसिकली आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेकेंड पेज पे बस एक छोटी सी न्यूज़ है कि अप्रैल में दिल्ली पहुंच जाएगी देश की पहली रैपिड रेल। यद्यपि लक्ष्य रखा गया था मार्च 2023 में, लेकिन ये अप्रैल 2022 में ही पहुंच रहा है पहली रैपिड रेल। निश्चित तौर पे ये सकारात्मक कदम है और ये जो आपको दिख रहा है यही है रैपिड रेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली का एयर पोल्यूशन पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। इसलिए देश भर में जितने भी PCS होते हैं, स्टेट PCS होते हैं, UPSC होती है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करूंगा कि आखिर इशू क्या है। डिटेल में डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो को, इस टॉपिक को, और उसके बाद इस न्यूज़ पे लौटूंगा कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो पहले बैकग्राउंड पे चलते हैं। बैकग्राउंड ये है कि दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली पोल्यूशन को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो कितना होता है, वो जानकारी होने से पहले, वो बताने से पहले, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजरली 8 मेजर कंपोनेंट के आधार पे मेजर किया जाता है। 8 मेजर पॉल्यूटेंट के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाता है। ये 8 मेजर कंपोनेंट हैं PM10, PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। ओजोन यद्यपि अगर समताप मंडल में रहता है या ओजोन मंडल में रहता है तो हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन वही ओजोन जब धरती पर उत्पन्न होता है तो हमारे लिए हानिकारक होता है। 7वां है अमोनिया NH3 और 8वां है लेड। ये 8 मेजर पोल्यूटेंट के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और इसी पॉइंट पे UPSC क्वेश्चन पूछा है, स्टेट PCS नॉर्मली इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मेजर करते हैं उसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग जिस भी सिटी में रहते हैं आप लोग चेक कीजिएगा अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे आप वाराणसी में रहते हैं तो आप गूगल पे जाइएगा, वाराणसी एयर क्वालिटी इंडेक्स इन वाराणसी आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि आपकी एयर की क्या गुणवत्ता है वाराणसी में। यानी आपकी एयर की गुणवत्ता, यानी आपकी एयर की, आपकी वायु की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक है तो बहुत बढ़िया है। अगर 100 तक भी है तो भी अच्छा है। 51 से 100 है तो भी अच्छा है। 101 से 200 है तब मॉडरेटली पोल्यूटेड है।
201 से 300 है तब पुअर है, 301 से 400 है तब वेरी पुअर है, और 401 से 500 है तब तो सीवियर कंडीशन में यानी आपात कंडीशन में है। आपको जानकारी होनी चाहिए यह दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्तमान में जो होता है नॉर्मली 300 प्लस ही होता है, 400 500 600 तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दिल्ली जो है सांस लेने में वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। कई सारे बीमारी की जड़ एयर पोल्यूशन है। तो ऐसी कंडीशन में लगातार ये चर्चा रहती है कि एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। एयर पोल्यूशन का क्या कारण है दिल्ली के एयर पोल्यूशन का? तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन का जो 46% कारण है वो है पराली जलाना। 46% दिल्ली एयर पोल्यूशन का कारण है पराली जलाना। ये एक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पराली जलाने का जो समय होता है बेसिकली 20 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक होता है। और वैसे भी अगर आप दिल्ली में एयर पोल्यूशन देखिएगा तो वो 15 सितंबर से शुरू होता है और 15 मार्च तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन रहता है। तो 15 सितंबर से 15 मार्च तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन रहता है। उसके बाद दिल्ली में हजारों फैक्ट्री अभी भी है जहाँ पे कोयला जलाया जाता है, कोयला इस्तेमाल होता है। अगर कोयला इस्तेमाल होगा तो धुआं उत्पन्न होगा और धुआं उत्पन्न होगा तो पोल्यूशन क्रिएट होगा। उसके बाद वाहन से प्रदूषण, व्हीकल प्रदूषण, दिल्ली में लाखों गाड़ियाँ हैं जो पोल्यूशन कहीं ना कहीं क्रिएट करती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, जैसे ये सारा का सारा जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली में व्हीकल है, वाहन है, तो वाहन तो आपको मुंबई में भी मिल जाएगा, लेकिन मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा होता है। उसका रीज़न है कि मुंबई सटा हुआ है समुद्र से, लेकिन दिल्ली जो हमारा वो बीचों बीच है, बीचों बीच सेंटर में है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली के एयर पोल्यूशन का एक कारण है। पांचवा है एग्रो क्लाइमेट जोन भारत में 15 है, और एग्रो क्लाइमेट जोन के अनुसार कृषि न होना। क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? और ये पॉइंट भी मैंने एक एडिटोरियल से लिया था। एडिटोरियल में एक दिन चर्चा हुआ था कि एग्रो क्लाइमेट जोन के अनुसार कृषि नहीं होने के कारण भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन है। उसका रीज़न ये है कि जो पंजाब का क्षेत्र होता है, बेसिकली हरियाणा का क्षेत्र होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है, या दिल्ली का जो किसान होते हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र कहीं भी एग्रो क्लाइमेट जोन में, यहाँ पे धान की खेती अलाउ नहीं है। धान की खेती के अनुकूल नहीं है ये जगह। ये खेती ये है गेहूं की खेती के अनुकूल, लेकिन धान की खेती के अनुकूल ये जगह नहीं है। अच्छा, ये लोग धान का उत्पादन करते हैं। अगर ये लोग धान का उत्पादन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसको काटा भी जाता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास उसे काटा जाता है। और सितंबर अक्टूबर उसे काटा जाता है तो जो उसका अवशिष्ट होता है, जिसे पराली कहा जाता है, बिहार में पुआर कहते हैं, उसको वो लोग खेत में ही छोड़ देता है और खेत में छोड़ करके जला देता है। तो जला देगा तो क्या होगा? पोल्यूशन क्रिएट होगा और पोल्यूशन आ जाता है दिल्ली में। तो ये भी रीज़न है। एग्रो क्लाइमेट जोन के अनुसार खेती नहीं होना भी एक रीज़न है। WHO के अनुसार 42 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। चलिए, ये डाटा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहला सॉल्यूशन यह है कि हैप्पी सीडर मशीन जो है पराली के लिए उपयोग किया जा रहा है, कि अवशिष्ट प्रबंधन जो है, यानी पराली को किसान खेत में ना जलाए, उसके लिए अवशिष्ट प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर मशीन का यूज किया गया है। ऑड इवन पॉलिसी भी दिल्ली में लाया गया था। वायु देख रहे हैं कि दिल्ली में लाया गया है। एक तरह से ये एयर को साफ करने वाला एक टावर है। ग्रैप रणनीति को लाया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया गया है। वेस्ट टू एनर्जी को लाया गया। बिहेवियर चेंज, आर्टिफिशियल रेन, यानी कृत्रिम रूप से वर्षा किया जाता है। दिल्ली में आप देखेंगे अभी के समय में बहुत जगह कृत्रिम रूप से वर्षा किया जाता है। स्मॉग टावर का यूज किया जा रहा है। जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था जो पराली पर नज़र रखेंगे, ये भी हाल में किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बेसिकली नोट रहा हूँ इस न्यूज़ में, जो इससे संबंधित है, वो है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बेसिकली एक समिति बनाया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और ये समिति 9 सदस्यीय समिति बनाया था, और 9 सदस्यीय समिति को लीड कर रहे हैं पी राघवेंद्र राव। यहाँ भी देखिए न्यूज़ में दिया हुआ पी राघवेंद्र राव। ये समिति बेसिकली चर्चा करेगी, ये समिति बेसिकली इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी। ये समिति बेसिकली रिसर्च कर रही है कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को किस तरह से हम परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से समाप्त कर दें।
और इसके लिए समाधान निकालेगी, और ये कोई समाधान समिति निकालती है, यानी पी राघवेंद्र राय समिति, राव समिति अगर कोई समाधान निकालती है तो ऐसी कंडीशन में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग उस पर एक्शन लेने का काम करेगा। बेसिकली यही न्यूज़ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। पूरा नाम याद नहीं भी रहेगा तो इतना याद रखिएगा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, यहाँ पे देखिए दिया हुआ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है, और न्यूज़ में कई जगह आपको CAQM से संबोधित किया गया है इस आयोग को। इस आयोग की स्थापना बेसिकली अक्टूबर 2020 में किया गया था। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इस आयोग की स्थापना दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अगर इस आयोग की स्थापना 2020 में किया गया, वो भी अक्टूबर में, तो क्या उससे पहले दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई आयोग नहीं था, कोई कमीशन नहीं था? तो बिल्कुल हमारे पास एक कमीशन था, एक अथॉरिटी था जो 1998 में बना था, और 1998 में ये आयोग बना था, ये कमीशन बना था, ये प्राधिकरण बना था, इसका नाम है EPCA, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण। इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, यानी EPCA। EPCA 1998 में बना है और 2020 तक ये दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने में नाकाम रहा। तमाम शक्तियाँ इसको दिया गया था, तमाम तरह का ये आयोग एक्शन ले सकता था, ये प्राधिकरण तमाम तरह के एक्शन ले सकते थे, लेकिन बावजूद 22 साल तक ये दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने में नाकाम रहा। जब ये बेटर जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के आदेश पे इस संस्था को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 29 अक्टूबर 2020 को इस संस्था को समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह पे जो एक आयोग का गठन किया गया, और वो आयोग है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। इस आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम कुट्टी, इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। पहले ये 18 सदस्यीय आयोग था, अब ये 21 सदस्यीय आयोग है। पहले 18 सदस्य इसके सदस्य थे, अभी वर्तमान में 21 सदस्यीय ये आयोग है, यानी टोटल इसके 21 मेंबर हैं। 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ये लगा सकता है, यानी किसी भी संस्था पे, कोई भी इंस्टीट्यूट पे, कोई भी संस्थान पे एयर क्वालिटी अगर कहीं भी अगर पोल्यूशन कोई क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये टोटल 5 साल की सजा दे सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ये दोनों काम ये कर सकता है। केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि के अलावा इस आयोग में 5 राज्य, जिसमें पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इसके साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और इसरो, नीति आयोग, प्रदूषक विशेषज्ञ संस्थान और गैर सारी संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल है। तो ये बेसिकली एक कॉन्क्रीट रूप से निर्णय लेने के लिए ये समिति बनाया गया, चूंकि दिल्ली का, तो बेसिकली दिल्ली के एयर पोल्यूशन का सिर्फ दिल्ली कारण नहीं है, दिल्ली के एयर पोल्यूशन का हरियाणा भी कारण है, पंजाब भी कारण है, राजस्थान भी कारण है, उत्तर प्रदेश भी कारण है और दिल्ली भी कारण है। तो इसलिए जितने भी राज्य हैं, इस सभी राज्यों के आयोग को भी इसमें शामिल किया गया, और साथ ही साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान को भी शामिल किया गया। इसरो भी एयर पोल्यूशन को दूर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नीति आयोग भी लगातार काम कर रहा है। कई सारे प्रदूषक विशेषज्ञ को इसमें शामिल किया गया, कई सारे संस्थान और NGO को इसमें शामिल किया गया। तो बेसिकली बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया है, एक बहुत बड़ा आयोग बनाया गया है जो दिल्ली एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए परमानेंट रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो। आयोग के पास दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज करने की शक्ति होगी। यह आयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सरकारों के साथ समन्वय करके बेसिकली काम करेगा। यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है, ये सारी की सारी सरकारों के साथ मिल करके, समन्वय के साथ मिलकर के काम करेगा कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को किस तरह से दूर किया जाए। और बेसिकली 5 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना ये आयोग लगा सकता है अगर कोई पकड़ा गया
कि दिल्ली में एयर प्रदूषण को फैलाने में काम कर रहा है या इस आयोग के निर्देश का अनुपालन नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में 5 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ये आयोग लगा सकता है। पड़ोस में वर्चस्व बढ़ाने में जुटा चीन के विदेश मंत्री की अभी यात्रा हुई है और वर्तमान में उसकी यात्रा अभी जस्ट श्रीलंका और मालदीव की हुई है। इससे जस्ट पहले कुछ दिन उनकी यात्रा हुई थी इरिट्रिया, केन्या और कोमोरोस के। तो जितने भी हिंद महासागर के क्षेत्र हैं उनके यात्रा कर रहे हैं चीन के विदेश मंत्री, और इससे भारत को फर्क पड़ता है। चीन की एक नीति है जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, यानी मोतियों की माला कहते हैं। अगर भारत को आप देखिएगा तो भारत ऐसे है। चीन ने क्या किया है कि म्यांमार के ऊपर कोको द्वीप, यहाँ पे भी चीन का नियंत्रण है। कोको द्वीप पे चीन की सेना रहती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेपाल में भी है, यहाँ पे श्रीलंका में भी चीन का बेस है। उसके बाद मालदीव के साथ लगातार वो अपने संबंध को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका के तट के पास यहाँ पे इरिट्रिया में भी उसका चीन का बेस है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में जो है ऑलरेडी कहीं के उसका बेस, मिलिट्री बेस तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहीं के वो कैप्चर कर रहा, पाकिस्तान उसके प्रभाव में। तो भारत को चारों तरफ से इस तरह से घेरने की जो रणनीति है, इसे मोतियों की माला कहा गया। देख रहे हैं, एक माला बन गया ये, तो इसे मोतियों की माला कहा गया, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा गया। तो ये रणनीति पे चीन काम कर रहा है। चीन को पता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर चीन को कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ भारत दे सकता है। इसलिए भारत को इस तरह से घेरने की रणनीति चीन लगातार काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 न्यूज़ हैं, मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करता हूँ। ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव है उस टकराव को लेकर के, किस तरह से हमारे देश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार विवाद होता है, तो वो लेकर के कहीं कि ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। ये बेसिकली आपको पढ़ना चाहिए अपनी लक्ष्मीकांत के बुक से कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होता है, उसको समाधान करने के लिए क्या हमारे पास अभी तक कोई समिति बनी है? राइट, क्या कोई समिति बनी है कि जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद का समाधान निकाल सके? अगर उस समिति बनी है तो उस समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद होता है उसका समाधान क्या क्या किया जा सकता है, केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसका किस तरह से निदान कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। तो आप लोग लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ सकते हैं केंद्र राज्य संबंध को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री विवाद और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं, कौन कौन सी समिति गठित की गई है। इसको आप लोग देखेंगे तो इससे आपको जानकारी होना चाहिए BSF के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF बेसिकली हमारी जो 2 बाउंड्री है, एक चीन के साथ पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है और बंगाल के साथ हमारी बाउंड्री है, बांग्लादेश के साथ। तो हमारी बांग्लादेश की बाउंड्री के साथ और पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ जो हमारी सीमा की सुरक्षा करता है वो बेसिकली BSF करता है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। BSF किस मंत्रालय के तहत आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस मंत्रालय के तहत आता है। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है। मैं देख रहा था कि इसमें कुछ दे, लेकिन इसमें कुछ विशेष पॉइंट नहीं दिया गया है। बस ये है कि ये जो संबंधित है बजट से, हमारा बजट आने वाला है, और बजट आने वाला है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने घोषणा कर दिया है कि 2070 तक हमें नेट न्यूट्रल होना है। सवाल ये होता है कि 2070 तक अगर हम भारत को नेट न्यूट्रल होना है तो आखिर हम उसके लिए क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं। और इस बार जो बजट हो रहा है तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली सरकार कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगी कि 2070 तक अगर भारत नेट न्यूट्रल होगा तो ऐसे कंडीशन में भारत क्या क्या स्टेप उठाएगा, इसकी घोषणा हो सकता है बजट में। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है। बस एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2030 तक 2030 तक सरकार का टारगेट है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना।
तो 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 500 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट सरकार को करना पड़ सकता है रेन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। बस ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। FCRA एक्ट में जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है उसी के संबंध में ये न्यूज़ है। बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो दिया हुआ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा कि सरकार ने हाल में जो 6000 NGO के लाइसेंस को सरकार ने रद्द किया। हाल में 6000 NGO के लाइसेंस को सरकार ने रद्द किया। ऐसे NGO है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सफैम काफ़ी इंपॉर्टेंट NGO है, जामिया मिलिया इस्लामिया, IIT दिल्ली, IIM कोलकाता, ये सब भी विदेश से अब पैसा नहीं मंगा सकते हैं। और वो वैसे भी कोई भी संस्थान अगर विदेश से पैसा मंगाती है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है, और उस रजिस्ट्रेशन का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। FCRA एक्ट 1976 में आया था। उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आप विदेश से पैसा मंगाना चाहते हैं, और इन संस्थानों ने कहीं न कहीं उसका रिन्यूअल नहीं करवाया था, इसलिए अब ये संस्थान विदेश से पैसा नहीं मंगा सकती है और इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। यद्यपि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी 2-3 दिन पहले हमने काफ़ी डिटेल से एनालिसिस किया था इस पर, इसलिए मैं इस पर चर्चा आज नहीं कर रहा हूँ। ओंकारेश्वर में स्थापित होगी आदि गुरु शंकराचार्य की 108 मीटर ऊंची प्रतिमा। ये वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। ओंकारेश्वर कहाँ पे है? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे 108 फीट की ऊंची प्रतिमा शंकराचार्य की स्थापित होगी। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, चलते हैं रिटर्न होते हैं क्वेश्चन पे। हाल में ही PM मोदी की पंजाब में जो यात्रा हुई है उसमें जो सुरक्षा चूक हुई थी, उस सुरक्षा चूक को लेकर के गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाया था, और वो जो समिति बना था वो सुधीर कुमार सक्सेना समिति बनी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुधीर कुमार सक्सेना समिति बनी थी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच कर रही है। तो चलिए, इतना ही वीडियो था आज हमारे लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।